गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं रजनीश ओझा आपका स्वागत करता हूं हमारे स्मार्ट लर्निंग ऐप वेदवारा पे। और मैं आपके लिए लेके आया हूं क्या रिवीजन सीरीज सीबीएसई क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स के लिए, है ना। साइंस में हम लोग देख रहे हैं क्या, फिजिक्स और इलेक्ट्रिक जनरेटर या डायनेमो, ये हमारा आज का क्लास है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर का ये टॉपिक है। और इसके पहले हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, है ना। एक करंट कैरिंग कंडक्टर जो किसी मैग्नेटिक फील्ड में जाता है तो उस पर फोर्स क्या लगता है, किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के द्वारा कैसा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, सोलेनॉइड वगैरह, इन सब की चर्चा हमने की है। आज का देखना है इलेक्ट्रिक जनरेटर या डायनेमो, ठीक है। इलेक्ट्रिक जनरेटर या डायनेमो क्या है? ये एक ऐसा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है जो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। क्या मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किस चीज में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसको अच्छे से समझेंगे कि ये बोलना क्या चाहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे। डायनेमो में क्या होता है, एक आर्मेचर टाइप का होता है, एक आर्मेचर होता है जिसको हम रोटेट कर सकते हैं। और जब वो रोटेट होता है तो क्या करता है, वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। दो टर्मिनल्स होते हैं जिनके बीच में वो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाता है, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। मतलब अगर इसको रोटेट किया जाए, ऐसे समझें कि एक ऐसा अप्लायंस है जिसको अगर हम रोटेट करते हैं तो रोटेट करने से ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। रोटेट करना पड़ेगा आपको, चाहे जैसे रोटेट करें, है ना। हाइड्रो पावर प्लांट्स में क्या होता है, एक रखा जाता है, डैम बनाया जाता है जहां पानी को स्टोर किया जाता है थोड़ी ऊंचाई पे, और वहां से फिर पानी को गिराया जाता है नीचे। एक लगा होता है फ्लाई व्हील नहीं बोल सकते, उसको हम क्या बोलते हैं, डायनेमो ही बोलते हैं। है, उस पे पानी गिरता है ना, पानी गिरने से क्या होता है, वो रोटेट होता है, उसके रोटेट होने से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। या फिर आप थर्मल पावर प्लांट्स में क्या होता है, कोयले को जला करके पानी को भाप बनाया जाता है, स्टीम बनाया जाता है, उस स्टीम से फिर टरबाइन घुमाया जाता है, और टरबाइन जो है वो डायनेमो को घुमाता है, और इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी, किसी भी चीज़ की मैकेनिकल एनर्जी हो, चाहे वो फॉलिंग वाटर की मैकेनिकल एनर्जी हो, या वो ब्लोइंग विंड की मैकेनिकल एनर्जी हो, या थर्मल पावर प्लांट्स में क्या वो वेपर की मैकेनिकल एनर्जी हो, ठीक है। ये मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किस चीज़ में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। आपसे अगर जनरेटर या डायनेमो का डेफिनेशन पूछा जाए तो आप कहेंगे द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। मैं लिख देता हूं, इलेक्ट्रिक appliance which converts mechanical energy into what, electric energy, mechanical energy into इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। ये मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किस चीज में, इलेक्ट्रिक एनर्जी में, है ना। अब जरा सा इसका हम लोग स्ट्रक्चर और फंक्शन देख लें कि ये बना किस चीज पे होता है, काम किस प्रिंसिपल पे करता है, और कैसे काम करता है, ठीक है। अगर हम प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल इसका जो है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपने पिछले क्लास में पढ़ा था कि जब हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर नहीं, सिंपल एक कंडक्टर या एक लूप को, है ना, किसी भी लूप को, कंडक्टिंग लूप को अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाते हैं, है ना, तो अंडर सम स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस इसमें से करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। उस करंट को हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड करंट, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है ना। किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में क्या करवाना है, मूव करवाना है, ठीक है। तो इसका प्रिंसिपल क्या हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे हमारा जनरेटर काम करता है। अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर जो है मैंने बनाया हुआ है, दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स
अपोजिट पोल्स एक दूसरे के सामने, नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक दूसरे के सामने, इससे क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। इस डायरेक्शन में एक स्ट्रॉन्ग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। क्लियर? उसके बीच में, इनके बीच में रखा जाता है एक कॉयल, आर्मेचर, है ना, एक कॉयल को रखा जाता है, इसको हम आर्मेचर बोलते हैं। इसमें क्या होता है, रेक्टेंगुलर कॉइल्स ऑफ थीन इंसुलेटेड कॉपर वायर, रेक्टेंगुलर कॉइल्स ऑफ थीन इंसुलेटेड कॉपर वायर, जिसको हम क्या बोलते हैं, आर्मेचर बोलते हैं, है ना, इसको क्या बोलते हैं, आर्मेचर। और ये क्या करता है, ये होता है फ्री टू रोटेट। आर्मेचर कैसा होता है, आर्मेचर होता है फ्री टू रोटेट, ये रोटेट कर सकता है ना, ये फ्री टू रोटेट होता है। और इसके जो दो ओपन एंड्स होते हैं ना, ये जुड़े हुए होते हैं दो स्प्लिट रिंग्स से। किससे, दो स्प्लिट रिंग्स से। ठीक है, कहाँ हैं हमारे स्प्लिट रिंग्स, अभी ये रहे हमारे दो स्प्लिट रिंग्स, ये पहला रिंग और ये दूसरा रिंग। तो इन स्प्लिट रिंग्स से जुड़ा हुआ होता है। ये स्प्लिट रिंग्स जुड़े हुए होते हैं कार्बन ब्रशेज से। स्प्लिट रिंग्स किससे जुड़े हुए होते हैं, कार्बन ब्रशेज से। यहाँ पहला ब्रश, दूसरा ब्रश, और ये कार्बन ब्रशेज जो हैं ये टर्मिनल का काम करते हैं। इनके बीच हम अपने इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को लगाते हैं। ठीक है, एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स जिनको हम बोलते हैं फील्ड मैग्नेट्स, राइट, इनके अपोजिट पोल्स, नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक दूसरे के सामने। क्यों, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। जिसके बीच में क्या होता है, इसके बीच में होता है एक आर्मेचर या कॉयल आप बोल सकते हैं। आर्मेचर में क्या होता है, तो थीन इंसुलेटेड कॉपर वायर के रेक्टेंगुलर कॉयल्स होते हैं। ये आर्मेचर एक शाफ्ट पे लगा होता है, जो शाफ्ट क्या होता है, फ्री टू रोटेट होता है, बड़े आराम से वो रोटेट कर सकता है। और हमारे आर्मेचर के जो फ्री एंड्स होते हैं ना, कॉयल के जो फ्री एंड्स होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं स्प्लिट रिंग्स से। स्प्लिट रिंग मतलब कि एक रिंग जो दो टुकड़ों में बटा हुआ है। रिंग क्या है, दो टुकड़े में बटा हुआ है, ऐसे, है ना, स्प्लिट रिंग्स। और ये स्प्लिट रिंग्स जुड़े हुए होते हैं कार्बन ब्रशेज से। और कार्बन ब्रशेज जो हैं ये हमारे लिए टर्मिनल का काम करते हैं। इन्हीं के बीच हम अपने अप्लायंसेस को लगाते हैं। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। हम नाम भी दे सकते हैं, कॉयल का ABCD नाम दे सकते हैं, रिंग्स का R1 R2। मैं अच्छे से इसको बना देता हूं और फिर हम इसका फंक्शन समझेंगे। ठीक है, चलिए, फंक्शन ऑफ जनरेटर। अच्छा, एक बात तो मैंने आपको बताई ही नहीं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। वो बात ये है कि जनरेटर दो टाइप का होता है। जनरेटर क्या होता है, दो टाइप का। कौन कौन सा, DC जनरेटर जो डायरेक्ट करंट जनरेट करता है, और दूसरा AC जनरेटर जो अल्टरनेटिंग करंट जनरेट करता है, बनाता है। AC और DC के बारे में आप अपने पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, DC जनरेटर और AC जनरेटर। अभी हम किसका देख रहे हैं स्ट्रक्चर, DC जनरेटर का स्ट्रक्चर और फंक्शन देख रहे हैं। इसके बाद हम देखेंगे क्या, AC जनरेटर का स्ट्रक्चर और फंक्शन। ठीक है, ये जो हमने अभी स्ट्रक्चर देखा था ना, ये किस चीज का हमने देखा था, DC जनरेटर का स्ट्रक्चर हमने देखा था। ठीक है, AC जनरेटर और DC जनरेटर में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं होता, बस ये स्प्लिट रिंग्स जो है ना वो फुल रिंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि DC जनरेटर का जो स्ट्रक्चर है ना वो बिल्कुल मिलता जुलता है किससे, मोटर के स्ट्रक्चर से। DC मोटर के स्ट्रक्चर से मिलता है, मिलता नहीं है, दोनों का स्ट्रक्चर सेम होता है। एक DC मोटर एक DC जनरेटर की तरह भी काम कर सकता है ना। अगर आप घुमाते हैं मोटर के क्या रोटर को, अगर आप घुमाते हैं तो वो जनरेटर की तरह बिहेव करेगा। और अगर हम दोनों टर्मिनल्स के बीच करंट पास कराते हैं तो वो फिर मोटर की तरह बिहेव करेगा। मतलब कि जो DC जनरेटर होता है वही DC मोटर होता है। अगर आप मैकेनिकल एनर्जी देंगे
वो उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। अगर आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे वो उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा, स्ट्रक्चर देखा किस चीज का, डीसी जनरेटर का, है ना। अब इसका फंक्शन देखेंगे। जल्दी से हम अपना एक डायग्राम बना लेते हैं सिंप्लीफाइड। ये हो गए हमारे फील्ड मैग्नेट्स, ये नॉर्थ पोल, साउथ पोल। ये हो गया हमारा आर्मेचर कॉयल, जिसका नाम हम दे देंगे क्या, ए बी सी और डी, ए बी सी डी, है ना। और ये आर्मेचर कॉयल के जो दोनों एंड्स हैं ये कनेक्ट हो जाएंगे दो स्प्लिट रिंग्स से। एक का नाम हम देंगे R1, दूसरे का नाम हम देंगे R2। और ये स्प्लिट रिंग्स जो है ना ये कनेक्ट होंगे दो कार्बन ब्रशेज से, जिनका नाम हम देंगे B1 और इसका नाम देंगे B2। ये जो है ये टर्मिनल की तरह काम करेगा, यानी कि इन्हीं के बीच हम अपना इलेक्ट्रिक अप्लायंस लगाएंगे, जो भी लगाना है। अब ये कैसे काम करता है जरा हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आप याद कीजिए फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। चलिए राइट हैंड रूल को छोड़ देते हैं, हम स्क्रू रूल इस्तेमाल करेंगे। यहाँ स्क्रू रूल के इस्तेमाल करने से आप आसानी से बता पाएंगे। दोनों चीज़ें सेम ही बात बताती हैं, है ना। दोनों रूल्स एक ही चीज़ें बताती हैं। आप स्क्रू रूल भी यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है, पहले मैं आपको स्क्रू रूल समझा देता हूँ। आपको क्या करना है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है ना। और हम मान लेते हैं कि अपने आर्मेचर को हम ऐसे घुमा रहे हैं, मतलब कि हम ए बी कॉयल जो हमारा ए बी हिस्सा जो है वो नीचे की ओर मूव करेगा और सी डी जो है वो ऊपर की ओर मूव करेगा, है ना। अब नीचे यानी कि अंदर की ओर को हम ऐसे अगर दिखा दिए, ऐसे, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन हुआ और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हुआ। आपको क्या करना है, वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाना है। वेलोसिटी से कहाँ जाना है, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। और एक स्क्रू को अज्यूम कर लेना है, मान लेना है कि इस एंड पे, यहाँ पे हमने एक स्क्रू को फिक्स कर दिया और अब हम जा रहे हैं वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। और ऐसा करते समय आपको देखना है कि आप क्लॉकवाइज जा रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे क्या होता है, स्क्रू बाहर की ओर आता है, यानी कि करंट का डायरेक्शन बाहर की ओर होगा। समझ गया ना। आपको अज्यूम कर लेना है एक स्क्रू, कहाँ, इन दोनों के मीटिंग पॉइंट पे, यहाँ। और फिर आपको वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाना है। ऐसा करते समय देखना है आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं या क्लॉकवाइज जा रहे हैं। अब आपको पता ही है स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पे क्या होता है, बाहर की ओर, और अगर क्लॉकवाइज घुमाएं तो करंट होगा अंदर की ओर। अगर सेम चीज को यहाँ अप्लाई करें तो ये हुआ सेम, एकदम बिल्कुल यही है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो बाहर की ओर करंट होगा, यानी कि इस कॉइल में कैसे करंट होगा, इधर की ओर करंट होगा, है ना। और सीडी कॉइल के केस में बिल्कुल चीजें उल्टी हो जाएंगी, उसका वेलोसिटी हो जाएगा बाहर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड तो सेम है। अब आप जाएंगे तो क्लॉकवाइज जाएंगे, यानी कि इसमें जो है वो इधर की ओर करंट प्रोड्यूस होगा। देख रहे हैं ना, पूरे इस लूप में करंट कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, ऐसे। और इस लूप में करंट कैसे, इस पार्ट में करंट कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, ऐसे। तो ओवरऑल हमारी सर्किट में इधर से एक करंट प्रोड्यूस हो जाएगा और ऐसे सर्किट पूरा हो जाएगा, है ना। अब एक हाफ रोटेशन जैसे ही हमारा आर्मेचर पूरा करेगा, हाफ रोटेशन जब पूरा करेगा तो ये R2 जो है वो B2 से ना कनेक्ट होके B1 से कनेक्ट हो जाएगा, है ना। R2 किससे कनेक्ट हो जाएगा, B1 से, और R1 किससे कनेक्ट हो जाएगा, B2 से। इससे क्या हुआ, अंदर के कॉइल में करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। पहले जो करंट डीसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा था, अब वो इस कॉइल में, मैं दूसरा सिचुएशन बना देता हूं, ऐसे ड्रॉ कर देता हूं, फिर आप समझेंगे। एक हाफ रोटेशन पूरा करने के बाद हमारा डीसी कॉइल यहां आ गया है और ए बी कॉइल जो है वो यहां आ गया है, और ये हमारा R2 यहां आ गया है और R1 यहां आ गया है। ब्रशेस तो मूव करेंगे नहीं, तो ये हमारा B1 है और ये हमारा B2 है।
पहले केस में क्या था, R2 B2 से जुड़ा हुआ था, R1 B1 से जुड़ा हुआ था। यहां अब R2 B1 से जुड़ा हुआ है, R1 B2 से जुड़ा हुआ है। कॉइल में पहले D to C करंट मूव कर रहा था, लेकिन अब क्या होगा, C to D मूव करेगा करंट, है ना। और AB कॉइल में, AB पार्ट में करंट पहले B to A मूव कर रहा था, अब क्या होगा, A to B मूव करेगा। और ऐसा होने से क्या होगा कि हमारे बाहर के जो कॉइल में है वो करंट एक ही डायरेक्शन में मेंटेन रहेगा, फ्रॉम B1 टू B2, फ्रॉम B1 टू B2, है ना। और इस तरह से हमारा आर्मेचर जो है वो एक फुल रोटेशन पूरा कर लेगा और फिर से इस स्थिति में आ जाएगा, इस कंडीशन में आ जाएगा। आपको बस दो ही चीज़ें ध्यान में रखनी है, पहला स्क्रू रूल से डायरेक्शन बताना है, दूसरा आधे रोटेशन के बाद करंट का डायरेक्शन इंटरनल कॉइल में रिवर्स कर देना है। इंटरनल कॉइल, अंदर के कॉइल में रिवर्स। बाहर की सर्किट में करंट हमेशा फ्रॉम B1 टू B2 फ्लो होगा। आपके बुक में दूसरे डायग्राम्स दिए गए होंगे, मोशन का डायरेक्शन चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज होगा तो करंट का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ जब मैंने नॉर्थ साउथ यहाँ लिया है और AB कॉइल को मैं अंदर की ओर मूव करवा रहा हूँ तो यही डायरेक्शन ऑफ करंट निकल के आएगा। आपको दो ही चीजें बस समझ जानी है, क्या, स्क्रू रूल और आधे रोटेशन के बाद करंट का डायरेक्शन कैसे चेंज होगा। अगर आपसे कोई पूछे कि करंट का डायरेक्शन चेंज करवाने में किसने मदद की, तो हमारे स्प्लिट रिंग्स ने। स्प्लिट रिंग्स का अगर आपसे कोई फंक्शन पूछे तो आप कहेंगे इट हेल्प्स इन चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन इंटरनल कॉइल आफ्टर हाफ रोटेशन। हाफ रोटेशन के बाद इंटरनल कॉइल में ये करंट के डायरेक्शन को चेंज करने में हेल्प करता है। अगर आपसे कोई ब्रशेस का फंक्शन पूछे तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे कि इट हेल्प्स, इट एक्ट्स एज अ टर्मिनल, इट एक्ट्स एज टू टर्मिनल पॉइंट फॉर द एक्सटर्नल अप्लायंसेस टू बी कनेक्टेड। अब कार्बन का ब्रश ही क्यों यूज किया जाता है, तो ये मैंने मोटर में भी आपको बताया था कि कार्बन जो है वो एक काफ़ी चिकना सब्सटेंस है ना, इसमें फ्रिक्शन काफ़ी कम होता है, इसीलिए कार्बन की। और प्लस ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर भी है। एक तो ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, दूसरा ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड सब्सटेंस हो करके भी जैसे लुब्रिकेंट का काम करता है, सॉलिड लुब्रिकेंट, है ना। सॉलिड होने के बाद भी ये लुब्रिकेंट का काम करता है, क्यों, क्योंकि काफ़ी चिकना होता है तो फ्रिक्शन को काफ़ी कम करता है, ठीक है। तो डीसी मोटर के बारे, डीसी जनरेटर के बारे में हमने सारी चीज़ें पढ़ ली, स्ट्रक्चर और फंक्शन पढ़ लिया हमने डीसी जनरेटर का। तो आप यहाँ से जो भी क्वेश्चंस होंगे वो प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपके लिए एक क्वेश्चन देता हूँ, जरा सा आप करके रखेंगे। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है कि राइट द एप्लीकेशन ऑफ फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, समझ जाएंगे ना, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इन इलेक्ट्रिक जनरेटर। कैसा जनरेटर, डीसी इलेक्ट्रिक जनरेटर, विथ अ डायग्राम, विथ द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। एक डायग्राम के हेल्प से आप क्या करेंगे कि कैसे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का इस्तेमाल होता है डीसी जनरेटर में करंट का डायरेक्शन बताने में, ये आप एक डायग्राम के हेल्प से बताएंगे, ठीक है। इस चैप्टर से रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड जो भी नोट्स हैं वो आपको हमारे ऐप पे मिल जाएंगे। नोट्स, पीडीएफ नोट्स के लिंक भी हम इस वीडियो के क्या डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आपको क्या करना है, नोट्स पढ़ना है, वीडियो देखना है, अपनी तैयारी करनी है और क्वेश्चंस जो हम देते हैं ना उनको जरूर बनाना है, ठीक है। बना के आप कमेंट सेक्शन में डालेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जहां हम पढ़ेंगे किस चीज़ के बारे में, एसी जनरेटर के बारे में, है ना। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल।